नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो देखेंगे हम लोग जितने भी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था, तो उसका नाम था कुरुस। क्या नाम था? कुरुस, जिसको साइरस के नाम से भी जाना जाता है। कुरुस अथवा साइरस, इसने जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। कहाँ का शासक था? तो ईरान का था ये, मतलब ये क्या था? ईरानी था। अब ईरान को ही फारस कहा जाता है, तो इसको हम लोग फारसी भी बोल सकते हैं। किस वंश से संबंधित था? तो हखामनी वंश से। हखामनी वंश का ये था। तो यहाँ से आप लोगों को तीन चीजें याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किन्होंने किया था, तो ईरानी अथवा फारसी शासकों ने। और कौन सा राजा था? तो कुरुस, जिसको साइरस भी बोला जाता है। किस वंश का था? हखामनी वंश का था। तो तीनों जो है पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइरस ने किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था। साइरस मतलब कुरुस किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था? तो जेड्रोशिया के रेगिस्तानी रास्ते से होते हुए इसने भारत पर आक्रमण किया था। जेड्रोशिया के रेगिस्तानी रास्ते से, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम किस आक्रमणकारी को सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, ये जो कुरुस है ना, इसने आक्रमण तो किया लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो आगे चल करके किसी दूसरे शासक ने आक्रमण किया, उसको सफलता प्राप्त हुई। तो सफलतम आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था दारय बाहु। दारय वहु, माफी चाहूंगा, मैं एक बार फिर से लिखता हूं। तो कौन था? दारय वहु, इसने जो है सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया था। इसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। दारा प्रथम। जो कुरुस था उसने आक्रमण किया लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, ध्यान रखना। और जो दारय वहु था, इसने सर्वप्रथम सफलतम आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत पर से ईरानी आधिपत्य को किसने समाप्त किया। जो ईरानी थे, मतलब जो फारसी थे, मतलब कुरुस हो गया, दारय वहु हो गया, तो उन ईरानी शासकों के आधिपत्य को पश्चिमोत्तर भारत से किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया? सिकंदर ने। देखो, सिकंदर ये ईरानी नहीं था, ये यूनानी था, यूनान का था सिकंदर। तो सिकंदर जब विश्व विजय पर निकलता है तो ईरान फारस सबको जीत लेता है और पश्चिमोत्तर भारत से ईरानियों को खदेड़ देता है। तो पश्चिमोत्तर भारत से ईरानी अधिकार को सिकंदर द्वारा समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मेसिडोन का शासक था। मेसिडोन का शासक था। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, फिलिप द्वितीय इसके पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो वो था आम्भी। बहुत बार ये पूछा गया है, आम्भी, इसने जो है सिकंदर के सामने समर्पण, सरेंडर कर दिया। ये तक्षशिला का शासक था, तो इसको गद्दार भी बोला जाता है आम्भी को। तो इसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु का नाम बताना है, तो इसका गुरु था अरस्तु। कौन था? अरस्तु, जो कि काफी फेमस है। तो अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अच्छा, अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु था प्लेटो। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु था सुकरात। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सुकरात उसका शिष्य था। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने प्रसिद्ध वितस्ता के युद्ध में किस शासक को परास्त किया। वितस्ता का युद्ध, जो झेलम है, इसको पहले वितस्ता बोला जाता था। तो यहाँ पर पोरस जो है उस तरफ का राजा था, कश्मीर वगैरह का, पोरस अथवा पोरव। तो इसको जो है सिकंदर ने वितस्ता के युद्ध पर परास्त किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो पोरस और सिकंदर के मध्य कब लड़ाई हुई थी? 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? झेलम अथवा वितस्ता नदी के तट पर, जिसको वितस्ता का युद्ध अथवा हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है। तो इसमें जो है पोरस परास्त हो जाता है, लेकिन सिकंदर को पोरस को परास्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो काफी बार ये पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की सेना द्वारा, अच्छा 9वां क्वेश्चन था ना, सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस।
कौन था? सेल्यूकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि आगे चल करके ये जो है अपने दम पर भारत पर आक्रमण करता है सेल्यूकस, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना द्वारा किस नदी के तट पर आगे बढ़ने से मना कर दिया गया? सिकंदर जो विशाल सेना लेकर के आया था ना, एक समय ऐसा आया जब उस सेना ने सिकंदर से कहा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो किस नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना किया? तो व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने बोला कि अब हम आगे नहीं जा सकते, लड़ते लड़ते थक गए हैं, क्योंकि जो पोरस है ना उसने हालत खराब कर दी थी इनकी। भले ही सिकंदर जीता था, लेकिन सिकंदर की हालत खराब हुई थी पोरस से लड़ते हुए। तो व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियारकस पूछा गया है, ध्यान रखना। नियारकस सिकंदर का जल सेनापति था। और सेनापति कौन था इसका? सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ कौन कौन से विद्वान भारत आए हुए थे? तो यहाँ मैंने लिख दिया है नियारकस जो सिकंदर का जल सेनापति था, साथ ही साथ ये विद्वान भी था। दूसरा आनेसिक्रिटस, तीसरा अरिस्टोबुलस। बहुत बार पूछा गया है, ये नाम याद रखेंगे। नियारकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, तीनों जो है विद्वान थे, सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। और जो भी इन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखा उसमें भारत के संदर्भ में भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में मगध साम्राज्य का शासक कौन था? कई बार पूछा गया है। तो इस समय घनानंद, जो नंद वंश का शासक था ना, घनानंद, वो इस समय यहाँ मतलब मगध का शासक था सिकंदर के आक्रमण के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सिकंदर जब वापस लौटता है ना, तो 323 मतलब 326 में तो इसने पोरस को परास्त किया। उसके 3 वर्ष बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन तो कई बार पूछा है, इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत पर यवन आक्रमणों का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यवन आक्रमण तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन कौन थे? जो सिकंदर के साथ जो आए थे ना, सिकंदर यूनानी था। अगर कभी पूछा जाए प्रथम यूनानी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो वो सिकंदर था। हाँ, और उसके बाद जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके जो यूनानी सैनिक थे, सेनापति थे, कई सारे जो है पश्चिमोत्तर भारत, मध्य एशिया में थे। तो वही लोग जो हैं हिंद यवन अथवा यवन या फिर इंडो बैक्ट्रियन या फिर बैक्ट्रियन कहलाए। तो वो लोग जो है आगे चल करके आक्रमण करते हैं, तो उसको ध्यान रखना। तो यवन आक्रमणों का उल्लेख गार्गी संहिता से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, इसने कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है ये, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व। तो इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो भारत पर शासन कर रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हिंदुकुश पर्वत के निकट बुरी तरह से परास्त किया और भारत से पूरी तरह से खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला वह यवन शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो जो यवन थे ना, वो पश्चिमोत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए थे। तो उनमें से कई सारे जो शासक थे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे। तो ऐसा ही कोई शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो क्या नाम था उसका? मिनांडर। मिनांडर अथवा उसको मेनांडर भी लिखा जाता है। तो इसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, मिलिंद अथवा मेनांडर। तो इसने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर के साथ किस बौद्ध भिक्षु के वार्तालाप का वर्णन है? तो जो मिलिंद पन्हो है ना, ये मिनांडर जो यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन जिसको कि नागार्जुन भी लिखा जाता है, नागसेन अथवा नागार्जुन के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन अथवा नागार्जुन के साथ वार्तालाप को इसमें दिखाया गया है। थोड़ा मतलब बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर रुकना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। मिनांडर ने, ये मिनांडर है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टाइपिंग में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो मिनांडर ने पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी किसे बनाया? तो मिनांडर जिसने पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, तो उसने उस क्षेत्र की राजधानी बनाई थी साकल को। साकल जो कि आज के समय का सियालकोट है ना, जो पाकिस्तान में सियालकोट है, तो वो उसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने एवं सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को जाता है?
तो किन शासकों द्वारा सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया और सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये यवन शासक, यवन अथवा हिंद यवन अथवा इंडो बैक्ट्रियन या बैक्ट्रियन, कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो है एक ही है। यवन कहो, हिंद यवन कहो, इंडो बैक्ट्रियन कहो या खाली बैक्ट्रियन कहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यवनों को पराजित कर निष्कासित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसने जो है यवनों को 2 बार परास्त किया और भारत में प्रवेश करने से रोका। हालांकि जो पश्चिमोत्तर भारत है ना, विशेष करके अफगानिस्तान वाला जो भाग है, वहां से वो खदेड़ नहीं पाए, लेकिन सिंधु नदी से बाहर जरूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुजुल कडफिसस ने भारत में किस वंश की स्थापना की? कुजुल कडफिसस, तो इसने कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडफिसस ने, कुषाण वंश। इसी में कनिष्क जैसा शासक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का कौन सा शासक शैव मतानुयायी था? तो कुषाण वंश, देखो जो कुषाण थे ना, विदेशी थे, लेकिन ये लोग भारत में जो है रच बस गए और यहाँ की संस्कृति को अपनाने लगे थे। तो कुषाण वंश का कौन सा शासक था जिसने अपना क्या कहते हैं शैव मत, मतलब कि शिव जी का उपासक था? तो वो था विम कडफिसस। विम कडफिसस, ये कुजुल कडफिसस है। और विम कडफिसस उसने जो है शैव मत को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कनिष्क था। ध्यान रखना, कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रतापी, सर्वप्रसिद्ध शासक था। कनिष्क द्वारा किस संवत की शुरुआत की गई थी? तो कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत, ये लगभग 78 ईस्वी में, ईस्वी है ध्यान रखना, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। 78 ईस्वी में ही कनिष्क का राज्याभिषेक भी हुआ था। बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, पता नहीं यहाँ आवाज़ आ रहा है या नहीं, तो वीडियो को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। कनिष्क की राजधानी किस स्थान पर थी? तो कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी। एक तो थी पुरुषपुर जो आज के समय का पेशावर है ना, उसको पुरुषपुर कहा जाता था। उसके बाद दूसरी राजधानी थी मथुरा जो उत्तर प्रदेश में। तो पुरुषपुर और मथुरा इसकी 2 राजधानियाँ थी। मतलब जो कुषाण है वो मथुरा तक पहुँच गए थे, उत्तर प्रदेश तक पहुँच गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क ने भारत में किस धर्म को अपना लिया था? तो कनिष्क ने भारत में किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। देखो, विम कडफिसस उसने जो है शैव मत को अपना लिया था, कनिष्क इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म के साथ साथ जो हीनयान महायान है, तो उनमें से जो महायान संप्रदाय है उसको ये मानता था। तो देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। 1 मिनट है, फिर से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ना गले में खराश आ गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर करवाया गया था? तो कनिष्क जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। ये कहाँ पर है? कुंडल वन कश्मीर में है। तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क द्वारा करवाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? तो जो कनिष्क है ना, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, जिनमें प्रमुख थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण जैसे ग्रंथों की रचना की। उसके बाद नागार्जुन, ये एक विद्वान थे। उसके बाद चरक जो कि वैद्य थे। उसके बाद वसुमित्र, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। उसके बाद पार्श्व इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति में भाग लिया था। तो ये सब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार और शून्यवाद का जनक किस विद्वान को कहा जाता था? तो ये नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में रहता था, ये जो नागार्जुन है, इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की और शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धचरित, सूत्रालंकार, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन थे? तो ये थे अश्वघोष, जो
कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला की कौन सी शैलियाँ विकसित हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। कनिष्क के समय में मूर्ति कला की 2 शैलियाँ विकसित हुई। एक तो थी गांधार। गांधार जो अफगानिस्तान में है, तो वहीं आसपास इस शैली का विकास हुआ, इसी कारण से इसको जो है गांधार कला शैली बोला जाता है। दूसरी है मथुरा। मथुरा जो कि मथुरा क्षेत्र के आसपास विकसित हुई, इस कारण इसको मथुरा कला शैली बोला जाता है। ये कनिष्क के टाइम पर बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण, जो कुषाण शासक थे कनिष्क, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यवन शासकों को, मैंने पीछे बताया। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे, तो गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क का किस विदेशी शासक के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ में इसका भयंकर युद्ध हुआ था, क्योंकि चीन की सीमा और कनिष्क की राज्य की सीमा स्पर्श करती थी, तो थोड़ा सा होता था दोनों के बीच। जो कनिष्क था ना, इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, पूरा का पूरा मध्य एशिया और भारत में लगभग ये मथुरा उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के राज दरबार में कौन सा प्रख्यात वैद्य रहा करता था? तो जो चरक हैं ये वैद्य थे, और इन्होंने जो है चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि चिकित्सा संबंधी है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये लोग चीनी लोग थे, चाइनीज लोग थे, चीन से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा कश्मीर में किस नगर की स्थापना की गई? तो जो कनिष्क था, इसने क्या कहते हैं, कश्मीर को भी जीता था, और कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इसी के समय में। तो इसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कनिष्कपुर मतलब अपने नाम पर, कनिष्कपुर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा कश्मीर को जीते जाने के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये इसकी जानकारी प्राप्त होती है कलहण की राजतरिंगिणी। कलहण की राजतरिंगिणी से पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीता था। कलहण की राजतरिंगिणी, देखो जो राजतरिंगिणी है ना, इसमें कश्मीर का वृहद इतिहास देखने को मिलता है, और दूसरी कई सारी चीज़ें भी पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वासुदेव। याद रखना, देखो वासुदेव जो कि एक भारतीय नाम है। शुरू के जो राजा थे ना कुषाण वंश के, कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क, लेकिन आगे जो है ना धीरे धीरे करके ये लोग जो है ना पूरी तरह से भारतीय होते चले गए, और इनके नाम भी जो है भारतीयों जैसे होने लगे। तो वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये नागार्जुन जी के द्वारा जो है उपाध्यक्ष की भूमिका अदा की गई थी। नागार्जुन जो कि शून्यवाद के जनक थे, माध्यमिक सूत्र के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की मस्तक विहीन मूर्ति जिसके निचले भाग पर कनिष्क का नाम खुदा हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मथुरा से प्राप्त हुआ है। कनिष्क की मस्तक विहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक हुविस्क और वासुदेव ने किस मत की अनुयायी की थी? थोड़ा सा अनुयायी थे, अच्छा ये यहाँ नहीं आना था। तो क्वेश्चन ऐसा है, कुषाण वंश के शासक हुविस्क और वासुदेव किस मत के अनुयायी थे? तो हुविस्क और वासुदेव ये दोनों जो है ना वैष्णव मत के अनुयायी थे। तो ये 3 बातें आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहला तो जो विम कडफिसेस था वो शैव मत का अनुयायी था। दूसरा कनिष्क वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरा हुविस्क और वासुदेव ये दोनों वैष्णव मत के अनुयायी थे, मतलब ये लोग जो है पूरी तरह से भारतीय हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा जारी किए गए सिक्के किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो कनिष्क द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो ईरानी और यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी और ईरानी और यूनानी। अगला क्वेश्चन है, किस शक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया? शक शासक अब आ गए। शक भी विदेशी थे, इन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो रुद्रदामन, क्या नाम था? रुद्रदामन, इसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जूनागढ़ अभिलेख, जिससे इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, शक शासक रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो वही जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख माना जाता है इसको।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को। देखो ये भी विदेशी थे लेकिन भारत में आकर भारतीय हो गए। अगला क्वेश्चन है, शक शासकों के सिक्कों पर कौन सी लिपि प्राप्त हुई है? तो शक शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए हैं उसमें यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि प्राप्त हुई है। वहीं जो कुषाणों के सिक्के होते थे उसमें ईरानी और यूनानी भाषा हुआ करता था, मतलब विदेशी। लेकिन जो शक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें यूनानी और खरोष्ठी, मतलब एक विदेशी और एक भारतीय भाषा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत से शकों के उन्मूलन करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने जो है शकों को बुरी तरह से परास्त किया और भारत से खदेड़ दिया। किसने? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और शकों को परास्त करके इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। सकारी मतलब कि शक का शिकार करने वाला सकारी। और अंतिम शक शासक कौन था? तो रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, रुद्रसिंह तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोरमाण मिहिर कुल का संबंध है। तोरमाण मिहिर कुल ये किस वंश से संबंधित है? तो ये हुण था। हुण, देखो जिस तरह से शक कुषाण हमारे देश पे आक्रमण किए वैसे ही हुणों ने भी हमारे यहाँ आक्रमण किया था। हुण, तो तोरमाण मिहिर कुल हुणों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो ये जो है कुमारगुप्त, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, उसके समय में सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक द्वारा हुणों को परास्त किया गया? तो स्कंदगुप्त। देखो कुमारगुप्त के टाइम पर पहली बार हुणों का आक्रमण होता है और जो स्कंदगुप्त है उसने जो है हुणों को बुरी तरह से परास्त किया, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाया। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत से हुणों की सत्ता को पूर्णतः ये ना पूर्णतः होना था, माफ़ी चाहूँगा, ये ऐसे होना था। तो भारत से हुणों की सत्ता को पूर्णतः उखाड़ फेंकने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो मालवा के एक शासक हैं, मालवा, याद रखना नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन, इसने जो है शकों को पूरी तरह से भारत से खदेड़ दिया था। जो स्कंदगुप्त है उसने भी परास्त किया था, लेकिन जो यशोवर्मन है इसने फाइनल पूरी तरह से हुणों को भारत से खदेड़ दिया था। और जो मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ है वो इन्हीं यशोवर्मन से संबंधित है। तो आज के सारे क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।